नमस्कार आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 6। पूर्व में हमने आपको बताया ब्रह्मांड हमारे चारों ओर फैला हुआ है और उसका अंशात्मक विस्तार किया गया। संपूर्ण ब्रह्मांड को 27 भागों में विभाजित किया गया और एक नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक चरण का अंशात्मक विस्तार 3 डिग्री 20 मिनट होता है। यह आपने पूर्व में जाना। पूर्व के पाठ में हमने आपको 9 नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार बताया और उसको 3 भागों में विभाजित किया। आज हम एक साथ में सभी नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को समझते हैं। अश्विनी नक्षत्र से अंशात्मक विस्तार प्रारंभ हुआ और 9वें नक्षत्र में आश्लेषा नक्षत्र पर समाप्त हुआ। 120 डिग्री पर इन 9 नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार हुआ। उसी प्रकार से दूसरे भाग में मघा नक्षत्र से अंशात्मक विस्तार प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठा नक्षत्र पर समाप्त हुआ। मघा नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार 120 डिग्री से प्रारंभ हुआ और 240 डिग्री पर समाप्त हुआ। मूल नक्षत्र का अंशात्मक विस्तार 240 डिग्री से प्रारंभ हुआ और रेवती नक्षत्र पर समाप्त हुआ और रेवती नक्षत्र का जो अंशात्मक विस्तार है वह 360 डिग्री पर समाप्त होता है। पुनः अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ होगा और रेवती पर समाप्त होगा। इस प्रकार से हमने और आपने समझा नक्षत्रों का अंशात्मक विस्तार। और अब आगे बढ़ते हैं। नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को समझने के पश्चात हमें नक्षत्रों से और क्या अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को गहराई से जानते हुए, ज्योतिष को गहराई से जानते हुए नक्षत्रों को अंगों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है। मघा नक्षत्र पहला नक्षत्र है और मूल नक्षत्र पहला नक्षत्र है। अश्विनी का 1 अंक है और मघा का 10 अंक है। तो इस 10 अंक को हम यदि जोड़ें 1 + 0 तो हमें 1 अंक प्राप्त होता है। हमें समझना है जिस प्रकार से अश्विनी पहला नक्षत्र है उसी प्रकार से मघा भी पहला नक्षत्र है। मूल नक्षत्र का अंक 19 है और इसको यदि हम जोड़ें तो 1 + 9 = 10 होता है। 10 को यदि हम जोड़ें तो 1 + 0 हमें 1 अंक प्राप्त होता है। 1 अंक हमें प्राप्त हुआ। हमारे
ऋषि मुनियों ने किस गहराई से ज्योतिष को समझा। पहला नक्षत्र हमें प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से भरणी नक्षत्र दूसरा नक्षत्र है और पूर्वा फाल्गुनी दूसरा नक्षत्र है। इसको यदि हम इस प्रकार से समझें 1+2 तो यहां पर पे 2 अंक प्राप्त होता है। पूर्वाषाढ़ा का जो अंक है इसको यदि हम जोड़ें 2+0 तो हमें 2 अंक ही प्राप्त होता है। कृतिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है और पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसके अंकों को यदि हम जोड़ रहे हैं तो 1+2 हमें 3 अंक प्राप्त होता है और उत्तराषाढ़ा के अंकों को यदि हम जोड़ें 2+1 तो 3 अंक हमें प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र का अंक 4 है। हस्त नक्षत्र के जो अंक हैं 1+3 यदि हम जोड़ें तो हमें 4 अंक प्राप्त होता है और श्रवण नक्षत्र के अंक को यदि हम जोड़ें तो 2+2 हमें 4 अंक प्राप्त होता है। मृगशिरा नक्षत्र 5 अंक है और चित्रा नक्षत्र को यदि हम जोड़ें तो 1+4 और हमें 5 अंक प्राप्त होता है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंक को भी जोड़ें तो 2+3 बराबर 5 हमें अंक प्राप्त होता है। आर्द्रा नक्षत्र है, आर्द्रा नक्षत्र का जो अंक है 6 है और यहाँ पर पे दूसरे भाग में हम देखते हैं स्वाति नक्षत्र 1+5 यदि हम जुड़ें तो हमें 6 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से शतभिषा नक्षत्र इसको यदि हम जोड़ें तो 2+4 यहाँ पर पे हमें 6 अंक प्राप्त होता है। पुनर्वसु नक्षत्र का अंक 7 है, 7वां नक्षत्र है और विशाखा नक्षत्र के अंकों को हम जोड़ें तो 1+6 तो 7 प्राप्त होता है और पूर्वा भाद्रपदा के अंक को भी हम यदि जोड़ें तो 2+5 तो हमें 7 अंक प्राप्त होता है। पुष्य नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 8वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के अंकों को यदि हम जोड़ें तो 1+7 हमें 8 अंक ही प्राप्त होता है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अंक यदि हम जोड़ें तो 2+6 हमें 8 अंक प्राप्त होता है। आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र 9वां नक्षत्र है और इस दूसरे भाग का 9वां नक्षत्र ज्येष्ठा है जिसका अंक 1+8 है। इसको यदि हम जोड़ें 1+8 तो हमें 9 अंक प्राप्त होता है। रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र है, इसको यदि हम जोड़ें 2+7 तो हमें 9 अंक ही प्राप्त होता है। तो हमने अंकों से भी जाना, अंकों से यदि यहां पर अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है तो इस भाग का पहला नक्षत्र भी 1 अंक का ही है। उसी प्रकार से तीसरे भाग का पहला नक्षत्र मूल है और इन अंकों को भी हम जोड़ें तो हमें 1 अंक प्राप्त होता है। क्रमशः इसी प्रकार से 1 से 9 अंक तक हमें प्राप्त होता है। और पूर्व में हमने चर्चा की थी नक्षत्रों के स्वामी। आज हम एक साथ में सभी नक्षत्रों के स्वामी को जान लेते हैं। यदि अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं तो इस खंड के जो पहला नक्षत्र हैं उनके स्वामी केतु होते हैं और इस खंड के जो पहले नक्षत्र हैं मूल, इसके स्वामी भी केतु होते हैं। उसी प्रकार से केतु दूसरे नक्षत्र का स्वामी शुक्र, तीसरे नक्षत्र का स्वामी सूर्य, चौथे नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा,
5वें नक्षत्र का स्वामी मंगल, 6ठे नक्षत्र का स्वामी राहु, 7वें नक्षत्र का स्वामी गुरु, 8वें नक्षत्र का स्वामी शनि और 9वें नक्षत्र का स्वामी बुध। इस प्रकार से क्रमशः केतु से प्रारंभ होता है और बुध नक्षत्र तक यहां पर पे सभी नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। हमने स्वामियों को भी जाना, अंकों से भी नक्षत्रों को जाना, नाम से भी नक्षत्रों को जाना। और नक्षत्रों के अंशात्मक विस्तार को हमने यहां पर पे समझा। ग्रह मुख्यतः 7 होते हैं। राहु केतु को भी यहां पर नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है, तो ग्रह 9 हुए और नक्षत्र हमारे पास 27 हैं। तो यदि हम 9 का भाग दे दें तो एक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। यहां पर आप समझ सकते हैं केतु को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है, मूल, मघा और अश्वनी। इसी प्रकार से क्रमशः आपको ग्रहों के जो अधिपति हैं उनको इस प्रकार से समझना है। अंशात्मक विस्तार को हमने यहां पर पे समझा। अब हमें यहां पर पे समझना है इन नक्षत्रों से क्या प्राप्त होगा। तो ये नक्षत्र 27 होते हैं, आपको यह ज्ञात है। और जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वह किसी न किसी नक्षत्र में पैदा होता है। जन्म के समय में जो नक्षत्र उदित होता है उसको जन्म नक्षत्र कहते हैं। और आपने किसी न किसी को कहते हुए सुना होगा, हमारे आसपास में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो कुछ लोग कहते हैं, जरा देखिए क्या यह मूलिया तो पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे प्रांतों में मूलिया नक्षत्र को अशुभ माना जाता है। तो प्रश्न उठता है, मूल नक्षत्र कौन है या कौन कौन से हैं? तो उसको हम समझने का यहां पर पे प्रयास करते हैं। पहला जो नक्षत्र होता है उसके स्वामी केतु होते हैं। यह मूल संज्ञक नक्षत्र होता है। मृगा नक्षत्र यह मूल संज्ञक नक्षत्र होता है। और 19वां जो नक्षत्र है मूल, यह भी मूल नक्षत्र संज्ञक है। तो केतु के यह जो 3 नक्षत्र हैं यह मूल नक्षत्र में आते हैं। इन नक्षत्रों में यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो वह मूल में पैदा हुआ है। यह हमने समझ जाना चाहिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस पहले खंड में अश्विनी नक्षत्र मूल में होता है, उसी प्रकार से इस भाग का जो 9वां नक्षत्र है वह भी मूल संज्ञक नक्षत्र है, आश्लेषा। यह मूल संज्ञक नक्षत्र होता है।
उसी प्रकार से दूसरे खंड में मगा नक्षत्र, इसके स्वामी केतु होते हैं और यह भी मूल संज्ञा नक्षत्र हैं। उसी प्रकार से ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र भी मूल संज्ञक हैं, इसके स्वामी बुध होते हैं। यहां पर पे तीसरे खंड में जो पहला नक्षत्र है मूल, इसके स्वामी केतु होते हैं। यह नक्षत्र भी मूल संज्ञक नक्षत्र कहलाता है। उसी प्रकार से 27वां नक्षत्र इस खंड का 9वां नक्षत्र है रेवती। इस नक्षत्र को भी मूल संज्ञक नक्षत्र कहते हैं, इसके स्वामी बुध होते हैं। तो आपने समझा इन 27 नक्षत्रों में केतु और बुध के जो नक्षत्र हैं वही मूल नक्षत्र कहे गए हैं। इतना आपने समझा और अब मूल नक्षत्र को थोड़ा विस्तृत रूप में समझ लेते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इन 6 नक्षत्रों में भी चरणों के अनुसार मूल नक्षत्रों का निर्धारण किया और उसकी शुभता और अशुभता को बताया है। तो चलिए आइए थोड़ा सा विस्तृत रूप से हम जान लेते हैं। अश्वनी नक्षत्र, मगा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, इनके स्वामी केतु होते हैं और ये मूल नक्षत्र में आते हैं। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनके स्वामी बुध होते हैं और ये तीनों नक्षत्र मूल नक्षत्र में आते हैं। तो किसी भी जातक का जन्म यदि इन नक्षत्रों में होता है, केतु और बुध के नक्षत्रों में, तो वह जातक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। हमें यह ज्ञात हो जाता है और हमें किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम इन 6 नक्षत्रों को स्मरण कर लें और हमने नक्षत्रों के चरणों की चर्चा पूर्व में की है और यहां पर पे हम नक्षत्रों के चरणों को समझते हैं। अश्वनी के 4 चरण होते हैं। उसी प्रकार से आश्लेषा जो नक्षत्र 9वां नक्षत्र है, इनके भी 4 चरण हैं। मगा नक्षत्र 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। मूल नक्षत्र, इसके भी 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। उसी प्रकार से ज्येष्ठा 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार से रेवती 1, 2, 3 और 4। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं और हमारे शास्त्रकारों ने नक्षत्र के चरणों के आधार पर विशेष मूल नक्षत्र बताया है। वह कौन कौन से विशिष्ट होंगे जिनमें बच्चे का जन्म हुआ है, वह कौन कौन से चरण हैं जो अशुभ फलदायी है, उसको हम यहां पर समझते हैं। तो रेवती नक्षत्र
यदि जन्म के समय किसी बच्चे का जन्म रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में और चौथे चरण में होता है तो यह विशेष रूप से मूल नक्षत्र संज्ञक हुआ और यहां पर अशुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जिस दिन होगा और उसके तीसरे और चौथे चरण में यदि होगा तो विशेष रूप से अशुभ फलदायी कहा जाएगा। और रेवती के बाद पुनः अश्वनी नक्षत्र आता है तो चौथे नक्षत्र से अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा का यदि गोचर हो, अश्वनी नक्षत्र हो और चंद्रमा का गोचर पहले चरण में और दूसरे चरण में यदि हो तो यह विशेष अशुभ फलदायी है। उसी प्रकार से आश्लेषा नक्षत्र, यह जो पहले भाग का 9वां नक्षत्र है, इसका तीसरा चरण और चौथा चरण यह विशिष्ट रूप से अशुभ फलदायी है। उसी प्रकार से ज्येष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण और चतुर्थ चरण और मृगा नक्षत्र का पहला चरण और दूसरा चरण यह मूल संज्ञक विशिष्ट है और यहां पर अशुभ फलदायी होता है। उसी प्रकार से ज्येष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण और चौथा चरण और मूल नक्षत्र का पहला चरण और दूसरा चरण यह विशिष्ट अशुभ फलदायी है। इन चरणों में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो जो नक्षत्र है उसकी पूजा करवानी चाहिए। उनके जो स्वामी हैं, उदाहरण के तौर पे अश्विनी मगार मूल नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में यदि जातक का जन्म हुआ है तो उसके स्वामी केतु हैं, तो केतु ग्रह का मंत्र जाप करवाना चाहिए और केतु ग्रह के जो देवता हैं उनकी पूजा आराधना करने से वह नक्षत्र शुभ फलदायी होता है। उसी प्रकार से यह बुध के जो तीनों नक्षत्र हैं इनके तीसरे और चतुर्थ चरण, तीसरे और चतुर्थ चरण, तीसरे और चतुर्थ चरण अशुभ फलदायी कहा गया है। इनमें यदि किसी जातक का जन्म होता है तो बुध ग्रह की पूजा, बुध ग्रह के मंत्रों का जाप और इनके जो देवता होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे यह शुभ फलदायी हो जाते हैं। यह उपाय हमें करना चाहिए, टोने टोटके की हम बात नहीं करेंगे। वैदिक रीति से जो भी उपाय होते हैं उनको करना चाहिए और वैदिक ब्राह्मणों से यदि हम इन नक्षत्रों की शांति करवा देते हैं तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।